देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इको की। इंडियन इको का हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इको का। देखो, हमारी इस तरह से यूनिट है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में बच्चों हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे 1950 से लेके 90s तक इंडिया की क्या पोजीशन थी। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी 1991 के बाद क्या पोजीशन हुई। तो इसमें पूरी इंडियन इको की एक तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंडियन इको को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या पोजीशन थी, यानी 1947 के टाइम की बात करते हैं। और सेकंड चैप्टर में 1950 से 1990s की। थर्ड में 1991 के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म आए, ये हम सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद सबसे पहले वो ये है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ये पूरी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ये फर्स्ट यूनिट फुल 12 मार्क्स की है। एज सच कोई फिक्स एंड हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा। हमें पूरी यूनिट की वेटेज दे रखी है बच्चों, याद रखना किसकी दे रखी है, पूरी यूनिट की वेटेज दे रखी है। अब वो चाहे फर्स्ट चैप्टर जितने मर्जी मार्क्स का पूछे, सेकंड चैप्टर जितने मर्जी का मार्क्स का पूछे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। उन्होंने हमें पूरी यूनिट की वेटेज दी है। ये पूरी यूनिट आपको जो पेपर में मिलेगी वो 12 मार्क्स की मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी क्या, यानी हमारी इकोनॉमी किस पोजीशन में थी, हमारा एग्रीकल्चर कैसे था, हमारी इंडस्ट्री क्या थी उस टाइम पे, हमारा ट्रेड कैसे था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आप इंडियन इको को जितना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा आपको कंफर्टेबल होगा। और ध्यान रखना, मैं एक क्लास में लिमिटेड पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना घर पे साथ साथ याद करते जाना। जितना मैं इंडियन इको में आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे साथ साथ रेगुलर करते चले गए, तो आप विद इन, ये जो लॉकडाउन जब तक चल रहा है, जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होते, आप अपनी इंडियन इको को कम से कम 1 to, यानी एक बार इंडियन इको कंप्लीट कर सकते थे। सबसे बड़ी टेंशन ये है, ये कंप्लीट हो गई तो इको में कोई दिक्कत नहीं है, इको में आप आराम से नंबर खींच दोगे। मैक्रो करवाना मेरा काम है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या पोजीशन थी, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हम बात करते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश एंटर इनटू द इंडिया, इंडिया की पोजीशन कैसे थी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे तो इंडिया की पोजीशन कैसे थी। तो याद रखना, इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी बच्चों, इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास अपना सब कुछ था। इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी जिसके पास अपना सब कुछ था। लेकिन इंडिया एक, याद रखना इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर, कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स एंटर इनटू द इंडिया। आप सबने ये सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा सुना होगा पुराने अपने दादा दादी इन सबसे। क्यों बोला जाता था कि इंडिया एक प्रोस्पेरस थी, यानी अपने पे डिपेंडेंट थी, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थी। सेल्फ रिलायंट कंट्री थी, इंडिपेंडेंट थी, प्रोस्पेरस। और इंडिया के पास अपना इतना गोल्ड था कि जिसकी लिमिट नहीं है। आप देख रहे हो, इंडिया के पास अपना गोल्ड का रिजर्व बहुत ज्यादा था। इंडिया को किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ से अपना सेट किया कि इंडिया की जो पोजीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसी थी, कि इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। ये हमने इसमें सीखा है, ठीक है। और हमने सबसे पहला एक वर्ड सीखा कि इंडिया कैसी इकोनॉमी थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस के बाद सेकंड वर्ड जो आता है, इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीगन इकोनॉमी बोला गया था। क्या बोला गया था इंडिया की इकोनॉमी को, एग्रीगन इकोनॉमी। एग्रीगन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। इंडिया इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं था।
इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और देखो मैंने रेड से जो हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे ही आपको मैंने नोट शेयर किए, आपके नोट्स में भी ये पॉइंट हाईलाइटेड होगा। तो ये देखो जो वर्ड है टू थर्ड, हमें ये टू थर्ड याद रखना है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में बनता है। इंडिया का मेनली जो लाइवलीहुड है, मोस्टली यहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे। हमारी कंट्री में टू थर्ड लोग, टोटल पॉपुलेशन की टू थर्ड पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। टू थर्ड पॉपुलेशन, याद रखना वर्ड, टू थर्ड इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब हम बात करें, इंडिया की टू थर्ड पॉपुलेशन किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर, यानी उनका जो लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, याद रखना कितना? टू थर्ड। टू थर्ड का मतलब होता है 67% लोग उस पर डिपेंडेंट थे इंडिया। अब हम बात करें, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे तो इंडिया किसके लिए फेमस था? पूरे वर्ल्ड में इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। तब तुम्हें पता है, जब ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तब इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी आता था, इंडिया के अंदर बांग्लादेश भी आता था। याद रखना, तब इंडिया के अंदर इंडिया का पार्ट बांग्लादेश भी था और इंडिया का पार्ट पाकिस्तान भी था। तीनों इंडिया के ही पार्ट थे और इंडिया इन तीनों का मर्जर था। ठीक है, और तुम्हें पता है जो मोस्टली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो मोस्टली हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है, तो वो मुस्लिम्स के हाथ में ज्यादा होती थी और तब इंडिया का ही वो पार्ट होते थे। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए, क्योंकि वो इसके लिए फेमस थे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अभी आप राजस्थान जाओ, राजस्थान की क्राफ्टमैनशिप तो पूरे वर्ल्ड में, पहले क्या होता था, जब भी कोई फॉरेनर इंडिया आता था तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट लेके जाता था और वहां के लोगों को गिफ्ट के लिए इंडिया का हैंडीक्राफ्ट दिए जाते थे। याद रखना, इसका एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, अभी हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं जो आपको स्टोरी बना रहा हूँ वो स्टोरी अपने माइंड में ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया किसके लिए फेमस था? हैंडीक्राफ्ट के लिए। आप देख भी रहे हैं ये हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं हमारे भाई साहब। ठीक है, और हाँ, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर करते चले गए, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया। बस आपको इतना याद करना है, ब्रिटिशर्स से आने से पहले पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन किसके लिए फेमस थी? हैंडीक्राफ्ट के लिए। अब हम बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ वर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंटर किया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने, देखो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को कंट्रोल नहीं किया, बहुत सारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई इंडिया के लिए। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, पहले मैं बात करता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उनका एम इंडिया को डेवलप करना था कि अपनी कंट्री को डेवलप करना था? तो यहाँ रखना, ब्रिटिशर्स ने जब कंट्रोल किया इंडिया में तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए थी, ना कि इंडिया की। तो याद रखना, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी, वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज किसको देख के बनाई थी? प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। उनका मेन एम क्या था? कि ब्रिटेन को बेनिफिट हो, इंडिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जितनी पॉलिसीज बनाई इंडिया में वो किसके लिए बनाई? अपने खुद के बेनिफिट के लिए, ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दिया? फेडरल इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी बना दिया इंडिया की इकोनॉमी को? फेडरल इकोनॉमी। फेडरल इकोनॉमी क्यों, क्या होता है? फेडरल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो रॉ मटेरियल क्या करती है? सप्लाई करती है और फिनिश गुड्स को कंज्यूम करती है। तो उन्होंने इंडिया की पोजीशन भी ऐसे बना दी कि इंडिया को क्या बना दिया? रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और कंज्यूमर बना दिया किसका? फिनिश गुड्स। तुम्हें पता है, इंडिया से ब्रिटेन वाले ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश गुड्स बना के किसको बेचते थे? इंडिया को। ठीक है, इंडिया की ये पोजीशन बना दी, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं फेडरल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? फेडरल इकोनॉमी। तो ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। तो एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट वाज द फोकस, व्हाट वाज द फोकस ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। एक वर्ड मैंने यूज किया, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या मतलब क्या होता है? जहां पे एक कंट्री फॉलो करती है और दूसरी कंट्री रूल करती है। तो इंडिया पे रूल कर रही थी ब्रिटिशर्स और इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो कर रही थी।
तो इंडिया की इकोनॉमी को उस टाइम पे बोला गया था कि इंडिया के अंदर कैसा रूल था, कोलिनियल रूल था। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में ड्यूरिंग द कोलिनियल रूल, उनका एम क्या था, तो उनका मेन एम था अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट देना। ठीक है, किसको बेनिफिट देना, अपनी खुद की इकोनॉमी को बेनिफिट देना। उनका कोई मोटिव नहीं था किसको बेनिफिट देने का, इंडिया को। उनका मेन मोटिव था कि प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन करना किसका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ब्रिटेन का। और दूसरा, इंडिया को एक कैसी इकोनॉमी बना देना, सप्लायर बना देना रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना देना फिनिश गुड्स का, यानी इंडिया की इकोनॉमी को एक फेडरल इकोनॉमी बना देना। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। तो ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस टाइम पे, हाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाज इफेक्टेड। हमें इस पूरे चैप्टर में टोटल 5 सेक्टर पढ़ने हैं बच्चों, 5 सेक्टर का इफेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले, उस टाइम पे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब इंडिया में बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, ये हम पढ़ेंगे उस टाइम पे। प्लस इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी इंडिया में लोग एग्रीकल्चर पे कितने डिपेंडेंट थे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस पे, वो पढ़ेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री की पोजीशन कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम पे, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, वो भी पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये 5 चीजें पढ़नी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन 5 सेक्टर की पोजीशन कैसी थी इंडिया के अंदर, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, ये 5 सेक्टर हमें पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशन और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। याद रखना, पेपर में 2020 के 2020 का पेपर, अभी 21 तो हुआ नहीं, 20 के पेपर में इन्होंने एक सेट में दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर, एक में इंडस्ट्री, एक में फॉरेन ट्रेड, हर सेट में अलग अलग दिया था। ठीक है, और याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर देख, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी को एग्रीगन इकोनॉमी बोला गया, क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। वो थी कब की पोजीशन, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल किया था, उससे पहले। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उससे पहले इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। लेकिन जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस टाइम पे हमारी 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। याद रखना, कहाँ पे रहती है, गाँवों में रहती है। गाँवों के जो लोग हैं मोस्टली लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखो, 85% लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन 85% में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि देखो, अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी किस पे डिपेंडेंट होता है, एग्रीकल्चर पे, रॉ मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे वर्ड आ गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो ध्यान रखना, इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे अपना लाइवलीहुड जनरेट करते थे, एग्रीकल्चर से। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे यहाँ फर्नीचर इंडस्ट्री है, तो फर्नीचर इंडस्ट्री अपनी रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेंट होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो वो भी किस में कवर हो गया, यहाँ पे इसी लाइन में कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इनडायरेक्टली भी। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे यहाँ 85% लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। अब हम बात करते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर की पोजीशन कैसी थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कांस्टेंट था, ना ज्यादा ग्रो कर रहा था ना डाउन हो रहा था। इंडिया का एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रहा था, कांस्टेंट चल रहा था। सर इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब, देखो, अगर हम ब्रिटिशर्स के पीरियड से पहले की बात करें, तब भी इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन का एग्रीकल्चर इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी इंडिया का एग्रीकल्चर इतना इतना हम बोले अच्छा नहीं था। तो ना तो पहले अच्छा था ना बाद में, बिल्कुल कांस्टेंट था, ना उसकी ग्रोथ ज्यादा थी ना डाउन थी, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा था इंडिया का एग्रीकल्चर। ये ध्यान रखना बच्चों। अब हम बात करें, सबसे पहले तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। इंडिया के एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है,
उसमें 3 चीजें थी। सबसे पहले एक था वर्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एक वर्ड क्या था बच्चों? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, अब हम ये सारे पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसे याद करने का तरीका क्या देता हूँ अपनी बुक में, जो मैंने डाला हुआ इसे याद करने का तरीका वो ये है, L2C, लुधियाना टू चंडीगढ़। L2C, L2C का मतलब 2 L है और एक C। पहला L क्या है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा है C से कमर्शलाइजेशन। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। और ध्यान रखना, आराम से आज हम एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेंगे। ये टॉपिक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्कूल के पेपर में तो आता ही आता है, बाय हुक एंड क्रुक टीचर देगी देगी अगर आपके फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। तो हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता क्या था। यहाँ ना थोड़े से याद रखना बच्चों, थोड़े से जो वर्ड्स हैं आपको ऐसे मिलेंगे जो नॉर्मल इंग्लिश के नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपको कुछ चीजें, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आप अपनी इंग्लिश में अगर इंडियन इको लिख के आओगे, टीचर नंबर काटेगा। और प्लस यहाँ से 1 मार्क का जब क्वेश्चन बनेंगे तो उनके लिए आपको ये लाइन्स याद करनी पड़ेगी। तो देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था, इसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते थे। क्या नाम देते थे इसका? जमींदारी सिस्टम भी कहते थे। और इसे हम नाम देते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इंडिया में क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का कंसेप्ट? देखो बच्चों, इंडिया में जमींदार होते थे। ठीक है, जमींदार क्या करते थे? जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को बोला गया कल्टीवेटर्स, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? उन पे इम्पोज करते थे लगान। लगान का मतलब होता है हिंदी में, देखो, लगान को वैसे अगर डिक्शनरी मीनिंग देखो तो लगान का मतलब होता है टैक्स। आपने अगर लगान मूवी भी देखी हो तो उस मूवी से इसका काफी लिंक भी है। देखो, क्या होता था, जो जमींदार होते थे वो कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? उन पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाते थे? लगान चार्ज करते थे। क्या चार्ज करते थे? लगान। लगान का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स चार्ज करते थे। कौन टैक्स चार्ज करते थे? जमींदार। ठीक है, कैसे करते थे? सुनो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी सारी जमीन, ब्रिटिशर्स ने अपनी सारी जमीन किसको दे दी? जमींदार्स को। जमींदार कौन होते थे? किसान होते थे। अभी हिमांश आपका मैं 1 मिनट डाउट लेता हूँ, पहले मैं पूरा टॉपिक समझा दूं फिर लेते। तो जमींदार क्या होते थे? जितनी भी जमीनें होती थी, जितनी भी जमीन होती थी जमींदार के पास, वो सारी जमीनें अपने पास कौन रखता था? जमींदार। देखो, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जमीनें दे दी राजाओं को। तुम्हें पता है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो इंडिया में राजा का सिस्टम होता था। आपने शायद अगर लगान मूवी भी देखी हो तो उसमें भी देखा होगा, एक राजा था। ठीक है, तो राजा को वो लोग जमींदार के नाम से बुलाते थे, हमारी इकोनॉमिक्स में उसे नाम दिया गया जमींदार। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हर एरिया में राजा को जमीन दे दी या जमींदार को जमीन दे दी। और उन्हें कहा आप इस पे क्या करवाओ? खेती बाड़ी करवाओ कल्टीवेटर से, फार्मर से। उसके बदले तुम उनसे क्या चार्ज करो? लगान। इतना लगान मेरे को हर डेट पे तुम्हें जमींदार को किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। अगर जमींदार ब्रिटिशर्स को उस डेट तक लगान नहीं जमा करवाएंगे तो जो भी जमीन का राइट है वो जमींदार से छीन लिया जाएगा। वो जमींदार से क्या किया जाएगा? छीन लिया जाएगा, यानी उनसे लैंड ले लिया जाएगा, जो भी जमींदार है। तो उसकी वजह से जमींदार क्या करते थे, अगर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है, खेती नहीं हुई, जितनी भी खेती हुई उतना सारा का सारा वो क्या करते थे? कल्टीवेटर से ले लेते थे। तो जो बेचारा फार्मर दिन रात मेहनत करता था उसे कुछ भी नहीं मिलता था। तो जब ब्रिटिशर्स का जब कंट्रोल था तो काफी फार्मर्स सुसाइड कर लेते थे। अगर किसी ने लगान मूवी देखी हो तो लगान मूवी में भी यही था कि अगर आमिर खान की टीम जीत जाएगी तो वो क्या करेंगे? लगान माफ कर देंगे। लगान का मतलब टैक्स माफ कर देंगे, उनसे कोई लगान चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता था, ब्रिटिशर्स जमींदार को कहते थे कि तुम फार्मर से क्या लो? लगान लो, और वो लगान लेके मुझे सबमिट करवाओ इस डेट तक। अगर तुम नहीं जमा करवाओगे तो जमीन पे जो भी तुम्हारा राइट है वो सारा राइट छीन लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता था, जितना भी जमींदार को प्रॉफिट होता था उस एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो कल्टीवेटर को उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं देता था, यानी फार्मर को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं देता था। ठीक है, यानी जितना भी प्रॉफिट हुआ, जैसे जमींदार को 1 लाख कलेक्ट हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख कलेक्ट हुआ,
और उसने ब्रिटिशर्स को देना था 60,000, तो उसको 40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 वो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करता था, अपने लिए यूज करता था। यानी जमींदार को जितना भी प्रॉफिट होता था उसने एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया। तो जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कांस्टेंट रह गया। क्यों कांस्टेंट रह गया? जो फार्मर्स होते थे उन्हें लगता था कि हम अच्छी टेक्निक का यूज करेंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमसे कौन लेके चला जाएगा? जमींदार से लेके चले जाएंगे। तो वो ज्यादा कुछ करते ही नहीं थे। क्यों? उन्हें लगता था अगर हम ज्यादा बनाएंगे वो ज्यादा लेगा और हमारे को कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कांस्टेंट रह गया। क्यों कांस्टेंट रह गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉलो किया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। किसने फॉलो किया था? यार अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जमींदारी सिस्टम किसने फॉलो किया था? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है जी। और उसकी वजह से नुकसान किसको हुआ? कल्टीवेटर्स का। सेकंड, उन्होंने देखो हमारा एग्रीकल्चर कॉन्स्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने फोर्स किया कमर्शलाइजेशन करने के लिए। सर ये कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उन्होंने इंडियन फार्मर्स को इनकरेज किया कि वो क्या करें, जो भी चीज की प्रोडक्शन करें वो किसकी प्रोडक्शन करें? फूड क्रॉप की प्रोडक्शन ना करें। वो किसकी प्रोडक्शन करें? कैश क्रॉप की। वो फूड क्रॉप की प्रोडक्शन ना करें बल्कि किसकी प्रोडक्शन करें? कैश क्रॉप की। क्यों? क्योंकि उससे उनकी कंट्री को बेनिफिट होगा। सर ये फूड क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है? देखो बच्चों, फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? फूड क्रॉप होती है व्हीट, बाजरा, राइस, ये सारी फूड क्रॉप होती है। और एक होती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप होती है सिल्क, कॉटन, जूट, इन सब की प्रोडक्शन को बोलते हैं कैश क्रॉप। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के फार्मर्स को किसके लिए इनकरेज किया कि वो कैश क्रॉप की प्रोडक्शन ज्यादा करें, ना कि फूड क्रॉप की। ताकि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिल्क होगा, कॉटन होगा, जूट होगा, तो वो वहां से इंडिया से ये सब लेके जाएंगे और वहां से फिनिश गुड बना के, क्लोथ बना के किसको बेचेंगे? इंडिया को। तो उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या बनाना चालू कर दिया? रॉ मटेरियल। और उन्हें किस चीज की प्रोडक्शन के लिए इनकरेज किया ब्रिटिशर्स ने? तो देखना बच्चों, उन्होंने कमर्शलाइजेशन, दे फोर्स, उन्होंने फोर्स किया था इंडियन फार्मर्स को क्या करने के लिए? कमर्शलाइज करने के लिए। उन्होंने किसकी प्रोडक्शन के लिए इनकरेज किया? दे इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। फूड क्रॉप को बनाने की बजाय उन्होंने किसकी प्रोडक्शन पे फोकस करवाया फार्मर से? कैश क्रॉप। ताकि वो इंडिया से क्या लेके जाए? ताकि वो इंडिया से कैश क्रॉप लेके जाएं और अपनी क्या करें? इंडस्ट्री को डेवलप करें। कैश क्रॉप समझ आ गई? कौन कौन सी कैश क्रॉप होती है? एक नंबर में ये भी पूछ लेते हैं, कॉटन, जूट, ठीक है, सिल्क, इंडिगो, इंडिगो कहते हैं नील को। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया इंडिगो, इंडिगो कहते हैं नील को। तो इन सब की प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को इनकरेज किया गया इंडिया में। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या हुआ? जो फूड क्रॉप है उसकी शॉर्टेज हो गई। इंडिया में फूड क्रॉप की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। और इंडिया में रेगुलर बेसिस पे क्या आने लग गए? फेमीन। फेमीन का मतलब पता है ना? भुखमरी मचनी चालू हो गई। क्यों? फूड क्रॉप की शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में। तो ये रीजन था कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया? फोर्स करके कमर्शलाइजेशन को प्रमोट किया। नेक्स्ट चीज, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। सबसे पहले एक बच्चों वर्ड, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग अलग कंसेप्ट है। आधे देखो जो बच्चा रट्टा मारता है उसको तो अलग है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन मैं जो आपको वर्ड सिखा रहा हूँ इन वर्ड्स का याद रखना। यहाँ वर्ड यूज किया गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पर हेक्टर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। याद रखना, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन एक अलग कंसेप्ट है और प्रोडक्टिविटी एक अलग कंसेप्ट होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गिवन लैंड में हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। क्यों? इंडिया के मोस्टली फार्मर रेन पे डिपेंडेंट थे और वो कुछ भी इंसेंटिव नहीं देते थे कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, जैसे वाटर पंप लगाए जाए, ठीक है, वाटर पंप लगाए जाए या फर्टिलाइजर का यूज करा जाए, वो कोई इंसेंटिव नहीं लेते थे। ठीक है। और टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत बेकार यूज होती थी उस टाइम पे। इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं। तुम्हें पता है इरिगेशन कब आया था इंडिया में? आप सबने 10th में पढ़ा भी होगा, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन
इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में। उससे पहले इंडिया में ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड, कुछ भी नहीं था। देसी चीजें चलती थी, ठीक है। और हमारे यहाँ कोई फर्टिलाइजर कुछ यूज नहीं होता था, जिसकी वजह से इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम थी। आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये डाटा, एक मैं एक्चुअल में फाइनल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चों को भी इंडियन इको पढ़ाता हूँ, तो वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक फार्मर जितनी प्रोडक्शन करता है, उतनी इंडिया के 10 फार्मर मिलकर प्रोडक्शन करते थे उस टाइम पे। यानी क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निक एडवांस थी। आज तुम देख रहे हो हर फार्मर्स के पास ट्रैक्टर आ गए, हर फार्मर्स के पास बहुत सारी अच्छी टेक्निक आ गई, लेकिन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती थी एग्रीकल्चर की। तो ये रीजन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बहुत कॉन्स्टेंट। यहाँ तक समझ आया? अब बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, एक बार मेरे साथ साथ फटाफट हम रिवाइज करेंगे जितना भी अभी हम अभी पढ़ा है, ठीक है। अब मैं जब हम रिवाइज करेंगे तो बच्चों रजिस्टर से करेंगे। फटाफट एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे तो उनका मेन इंटरेस्ट क्या था? याद रखना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे उनका मेन इंटरेस्ट क्या था? उनका मेन इंटरेस्ट था ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी ब्रिटेन को क्या देना? बेनिफिट देना। और उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दिया था? फेडरल इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी बना देते हैं इंडिया की इकोनॉमी को? फेडरल इकोनॉमी। फेडरल इकोनॉमी क्या होती है? जो रॉ मटेरियल का सप्लाई करती है और फिनिश गुड्स को परचेज करती है। तो उन्होंने इंडिया की ये पोजीशन बना दी थी। कब? कब ब्रिटिशर्स ने, यहाँ रखना, इंडिया की ये पोजीशन बना दी थी, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था और फिनिश गुड्स का, क्या बना दिया था? परचेजर बना दिया। कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल किया था तो उनका मेन एम ये था, ना कि इंडिया का कोई बेनिफिट करना था, ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे, उससे पहले इंडिया की क्या पोजीशन थी? याद रखना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए थे उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी को बोला गया था एग्रीगन इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी बोला गया इंडिया की इकोनॉमी को? एग्रीगन इकोनॉमी। एग्रीगन इकोनॉमी वो होती है जो किस पे डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर पे। तो इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इसलिए एग्रीगन इकोनॉमी थी। 2/3 पॉपुलेशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। और इंडिया की इकोनॉमी को प्रोस्पेरस इकोनॉमी बोलते थे। यानी इंडिया के पास अपना सब कुछ था, अपना गोल्ड था, अपना रिजर्व था, सब कुछ था। इंडिया को किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री थी, इंडिपेंडेंट कंट्री थी उस टाइम पे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा उल्टा है। उस टाइम पे इंडिया कैसी इकोनॉमी थी? सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट और प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी इंडिया। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हमने इंडिया की इकोनॉमी की बात की। कब की बात की? इंडिया की इकोनॉमी की। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब इंडिया की इकोनॉमी पे 5 सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा। हमें वो 5 सेक्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया का एग्रीकल्चर की पोजीशन कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसको याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था? L2C। क्या था? L2C, लुधियाना टू चंडीगढ़। L2C। तो पहला एल से क्या था? इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था बहुत ही ज्यादा लो था। क्यों लो था? मोस्टली फार्मर रेन पे डिपेंडेंट है, कोई इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी लो लेवल की थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, और जो फर्टिलाइजर्स का यूज भी होता था बहुत नेग्लिजिबल यूज होता था। नेक्स्ट, एल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, इंडिया में फॉलो हो रहा था। यहाँ पे जमींदार क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ने जमींदार को जमीनें दे दी और उन्हें कहा जमींदार को कि आप फार्मर से यानी कल्टीवेटर से लगान चार्ज करो, और लगान चार्ज करके मुझे फिक्स डेट तक डिपॉजिट करो। अगर तुम फिक्स डेट तक मुझे लगान डिपॉजिट नहीं करोगे तो मैं तुमसे उस जमीन का राइट ले लूंगा। अब कई बार जमींदार को प्रॉफिट होता रहा लगान कलेक्ट करने से, तो जितना भी प्रॉफिट होता था वो कल्टीवेटर्स के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करता था, बल्कि जितना भी प्रॉफिट होता था वो अपने पास रखता था। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे कंट्रोल किया तो उन्होंने फोर्स कमर्शलाइजेशन पे फोकस किया। कमर्शलाइजेशन का मतलब उन्होंने इंडियन फार्मर्स को क्या किया? फोर्स किया कि वो उनकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करें। और उनकी इंडस्ट्री को कौन से रॉ मटेरियल चाहिए थे? फूड क्रॉप्स चाहिए थी। फूड क्रॉप का मतलब कॉटन, जूट, इंडिगो,
ठीक है, सिल्क, ये सब चाहिए था। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को बोला कि आप कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करो, ना कि फूड क्रॉप की। तो जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स कैश क्रॉप बनाने लग गए और फूड क्रॉप की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई मार्केट में। और अल्टीमेटली उन फूड क्रॉप की शॉर्टेज की वजह से इंडिया में फेमिन आने लग गए। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, वीट, जवार, बाजरा, इन सबको बोलते हैं फूड क्रॉप। इनकी इंडिया के अंदर क्या हो गई थी, बिल्कुल शॉर्टेज हो गई थी। यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपको? ये था हमने टॉपिक आज पढ़ा। अब एक सेकेंड,